प्यारे बच्चों, कल हमने संज्ञा के अभ्यास प्रश्न किए थे। इसमें हमने क्या क्या किया था? पहले संज्ञा शब्दों को पहचाना था, क्योंकि जब हमने संज्ञा पढ़ा तो अब उसकी जांच कैसे की जाए, अपना ज्ञान कैसे परखा जाए, तो क्या हम संज्ञा शब्द पहचान सकते हैं? तो हमने पहचानने वाला अध्याय किया। और फिर दूसरा ज्ञान परखने का है कि क्या हम संज्ञा शब्द के जो भेद हैं, संज्ञाओं के भेद को अलग अलग कर सकते हैं। इससे भी हमारा ज्ञान परख सकते हैं हम लोग कि हमें संज्ञा के भेद के बारे में पता है और संज्ञा के भेद हम लोग पहचान के अलग लिख सकते हैं। तो हमने दूसरा प्रश्न किया, कटोरे में रखे शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के अनुसार उसको सूची में लिखा। पहला जो लिस्ट था या सूची थी वो थी व्यक्तिवाचक संज्ञा की, दूसरी जातिवाचक, भाववाचक। तो हमने किया। उसके बाद हमने वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचाना। वाक्य में और भी संज्ञा थे, लेकिन हमारा पूरा ध्यान किस पे था? भाववाचक संज्ञा पे हमने गोला लगाया। उसके बाद हमने क्या किया? चित्र देखो और उचित संज्ञा शब्द से खाली स्थान भरो। फिर हमने इसको किया। तो ये हमें आज करना है। कौन सा? चौथा प्रश्न करना है। तो चौथा प्रश्न हम करेंगे, चित्र देखो तथा उचित संज्ञा शब्द से खाली स्थान भरो। तो इसमें उचित संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं वो चित्र से पहचानना। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमने तीसरे प्रश्न में भाववाचक संज्ञा पहचाना। भाववाचक संज्ञा क्या है जी? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने तीसरे प्रश्न पे क्या किया? हमने भाववाचक संज्ञा था, उस पे घेरा लगाया, गोला बनाया था। तो इसमें भाववाचक संज्ञा हमने कल की थी। जैसे पहले में हमने क्या लिखा? जैसे मित्रता भाववाचक है। दूसरे वाक्य में बचपन में सभी शैतानी करते हैं, तो बचपन और शैतानी ये हमने किया। तीसरा वाक्य था सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। तो इसमें सच्चाई और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, हमने इस पे गोला लगाया था। मोहन के पिता बुढ़ापे में भी दवा नहीं खाते। तो अवस्था का पता चलता है बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ये किया था हमने। और ताजमहल की सुंदरता दर्शकों को लुभाती है। ताजमहल की सुंदरता दर्शकों को लुभाती है। तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा, लुभाती भाववाचक संज्ञा है। तो आज हम इसके चौथे प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा पाठ ज़रा बड़ा है। चौथा पाठ में हमारा संज्ञा, ये हमारा पाठ बड़ा है, इसमें बहुत से टॉपिक हैं। ये कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें हमारे संज्ञा भी है, लिंग भी है, वचन और कारक। तो ये पाठ लंबा है, हम लोग करते हैं। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं आज। चौथा प्रश्न, चित्र देखना है और उचित संज्ञा शब्द लिखना है। क्या लिखना है? उचित संज्ञा शब्द। तो दिख ही रहा है, डैश भौंक रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कुत्ता। कुत्ता भौंक रहा है। तो बहुत ही सरल है, केवल चित्र से ही हमें लिखना है। आगे चलते हैं।
ख, डैश पर तितली बैठी है। किस पे तितली बैठी है? चित्र दिख रहा है, फूल। ये तो सबसे आसान प्रश्न है बच्चों। जब हमने संज्ञा पहचान लिया, हमने संज्ञा के भेद पहचान लिए, छांट के अलग रख लिए, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सरल है। तो लिखते हैं फूल। फूल। आगे, डैश नाच, डैश का नाच देखो। तो कौन नाच रहा है पक्षियों में? देखो चित्र में मोर नाच रहा है, तो मोर का नाच देखो। मोर का नाच देखो। चौथे पे आते हैं हम लोग। बालक डैश पढ़ रहा है। तो चित्र में देखा उसके हाथ में क्या है? सही कहा, किताब। बालक किताब पढ़ रहा है, हम लोग किताब लिखते हैं। किताब पढ़ रहा है। अगले पे चलते हैं। डैश दाना चुग रही है। तो चित्र में दिख ही रहा है, ध्यान से देखो। चिड़िया, चिड़िया है, चिड़िया दाना चुग रही है, हम लिख देते हैं चिड़िया। चिड़िया दाना चुग रही है। तो बहुत ही सरल था, बहुत आसान था, इसको आसानी से करना है। तो बच्चों इसको बुक पे करना है, व्याकरण की बुक पे ही करना है। अब बुक अवेलेबल हैं, और डार्क पेंसिल से करना है, और फ़ोटो क्लिक करके अभी जैसे बाकी बच्चे सब भेज रहे हैं। कौन सा साइट है? मेरा ईमेल एड्रेस मैंने स्नैप होमवर्क में भेजा हुआ है, और बीच बीच में फिर से उसको मैं रिन्यू करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी जो है उस पर क्लिक करके, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, गंदी राइटिंग नहीं चलेगी। डार्क पेंसिल यूज़ करना है, लाइट पेंसिल नहीं, उस पर दिखता नहीं तो मैंने देखा कई बच्चे लाइट पेंसिल से लिख रहे हैं, क्लियर नहीं है। तो राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और डार्क पेंसिल से लिख के क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे भेज देना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असंबंध के नीचे रेखा खींचो। असंबंध का मतलब होता है जो इस, जैसे 4 शब्द दे रखे हैं, 4 शब्दों में जो ग्रुप में नहीं मैच करता है, पूरी उस समूह में एकदम अलग से है, और उसका कारण भी बताना है। तो पहला है हरि, पहला है राम, हरि, गीता, फूल। तो इसमें असंबंध कौन है? इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑड मैन आउट, टिक दी ऑड वन, ऐसे करके बोला जाता है। तो इसमें है असंबंध के नीचे रेखा खींचो। तो असंबंध है फूल। अब ये फूल क्यों है? ये फूल को हमने क्यों असंबंध कहा? क्योंकि बच्चों हरि, राम, गीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम है। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फूल क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। ये सभी फूल जाति के लिए है, तो ये अलग है। फूल क्यों अलग है, इसका कारण फिर से बता देते हैं। फूल जातिवाचक संज्ञा है, जबकि राम, हरि और गीता
ये व्यक्तियों के नाम हैं, इसीलिए ये यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो असंबद्ध क्या हुआ? फूल। हम फूल के नीचे रेखा खींचेंगे। तो हमने फूल के नीचे रेखा खींची। अगले ख पे चलते हैं। पेड़, मेज, मिठास, पतंग, 4 शब्द दिए हैं। ध्यान से देखो इसको। कौन अलग है? कौन इस समूह का भाग नहीं है? पेड़, मेज, मिठास, पतंग। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि अरे बाकी तो सब जातिवाचक संज्ञा है। कौन? पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, मेज भी जातिवाचक संज्ञा है, और पतंग भी जातिवाचक संज्ञा है। तो अलग क्या बचा? मिठास। मिठास है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो मिठास समूह का भाग नहीं है, वो असंबद्ध है। असंबद्ध के नीचे हम लोग क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। मिठास। फिर से कारण जान लो। पेड़, मेज और पतंग ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इससे पूरी जाति का पता चलता है, लेकिन जो है मिठास ये भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए ये अलग है, ये इस समूह का हिस्सा नहीं है, ये असंबद्ध है, इसीलिए हमने रेखा खींची। अगले पे चलते हैं ग पे। ग है ताजमहल, बचपन, मिठास, सुंदरता। फिर से एक बार शब्दों को ध्यान से देखो। ये है ताजमहल, बचपन, मिठास और सुंदरता। तो हमने देखा ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास इमारत का नाम, विशेष इमारत का नाम, और बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। बचपन अवस्था है, मिठास और गुण सुंदरता। तो ये बचपन, मिठास और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अलग कौन हुआ? ताजमहल। बाकी तो सब अपने समूह के ही हैं। बचपन, मिठास और सुंदरता भाववाचक संज्ञा के हैं भाग, समूह सही है। अलग कौन है? ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम ताजमहल के नीचे रेखा खींचते हैं। अब हम लोग चलते हैं नाचना। अगला है घ। घ भाग है नाचना, नल, कान, लड़का। तो ध्यान से इसको देखो, चारों शब्द को। नाचना, नल, कान, लड़का। हाँ, तो इसको ध्यान से देखो बच्चों, पहचानने की कोशिश कर। हाँ तो बच्चों, घ है नाचना, नल, कान, लड़का। तो ध्यान से शब्द देखो। हमने देखा कि नल, कान और लड़का ये सब संज्ञा है। नल, कान और लड़का ये संज्ञा है, लेकिन नाचना ये क्रिया है। चलना, दौड़ना, खाना, नाचना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये सब क्या होती हैं? क्रिया होते हैं। तो ये अलग हो गया। बाकी 3 शब्द संज्ञा के हैं। कौन कौन से 3 संज्ञा के शब्द हैं? नल, कान और लड़का। नल, कान और लड़का संज्ञा है, नाचना है क्रिया। अरे नाचना क्रिया है, तो क्रिया अलग है। तो क्रिया के नीचे हम लोग
रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो क्रिया हमारा है नाचना, तो हम उसके नीचे ये रेखा खींचा हमने। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्रियाकलाप। इसको ज़रूर करना है और इसमें चित्र चिपकाना है, एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग है, और इसका मेरा फ़ोटो क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करना है चेकिंग के लिए। तो पहले इसको देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न 2 के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण संचिका में लिखो और चित्र चिपकाओ। तो सबसे पहले उदाहरण लिखने हैं सबके। व्यक्तिवाचक के 2 उदाहरण होंगे, भाववाचक के भी 2, जातिवाचक के भी 2, और उसके बाद उनका चित्र चिपकाना है और उसके नीचे लिखना भी है। जैसे मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने पहला लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपको एक तरफ यहाँ लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हमें क्या करना है, 2 उदाहरण लेना है। जैसे कि पहला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, पहला हो गया, जैसे हमने महात्मा गांधी का चित्र, महात्मा गांधी ले लिया, और दूसरा आप इसमें अपना भी ले सकते हो, अपने घर का पासपोर्ट साइज़ का अपना फ़ोटो लिखो। महात्मा गांधी के चित्र के आगे नीचे क्या लिखोगे, महात्मा गांधी, और नीचे आप अपना जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, जो चित्र है, उसके नीचे अपना नाम लिखोगे। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। तो हमें पहले टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके नीचे पहला चित्र किसी का भी हो सकता है। अगर आपको महात्मा गांधी का नहीं मिल रहा है, न्यूज़पेपर में सीएम का मिल जाएगा, पीएम का मिल जाएगा। हमारे सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनमें उनके भी चित्र लगा के नाम लिखोगे तो हो जाएगा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में अगर एक चिड़िया का चित्र मिला तो वो हो गया, कोई किसी गाय का चित्र मिला, गाय चिपका दो और नीचे लिख दो चिड़िया गाय, ये भी हो गया। और तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का क्या चित्र हो सकता है? जैसे 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो दुश्मनी, ये भाव हो गया। 2 बच्चे खुश हैं तो प्यार या प्रसन्नता का भाव हो गया। तो ये आपको स्वयं करना है और चिपकाना है। मैंने समझा दिया इसको, बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लिंग, जेंडर। इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो ये लिंग क्या होता है, इसके बारे में आज करेंगे। तो पहले किताब के ही चित्र से समझ लेते हैं। लड़का गेंद खेल रहा है, लड़की रस्सी कूद रही है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, कौशल्या उनकी बड़ी रानी थी। बैल हल चलाते हैं, गाय दूध देती है। तो अब इनमें जो नीले रंग से लिखा हुआ है, लड़का, राजा, बैल, ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बोध का मतलब ज्ञान करा रहे हैं या पता चलता है। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान करा रहे हैं या पता चलता है या जानकारी होती है हमें।
तो नीले रंग से जो रंग शब्द लिखे हैं लड़का, राजा, बैल, ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तथा जो लाल रंग में है लड़की, रानी, गाय, ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा के हिसाब से शब्द के जिस रूप का यहाँ पे चिन्ह से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो हमें शब्द का जो रूप है जैसे या चिन्ह बोलते हैं, असल में लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। हिंदी व्याकरण के हिसाब से लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो ऐसे भी संसार में सभी प्राणी दो लिंग के आधार पर दो ही भेद होते हैं। सभी प्राणियों के लिंग के आधार पर दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? संसार के लगभग सभी प्राणियों के लिंग के अनुसार दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमने क्या सीखा आज? पहले हमें लिंग की परिभाषा आनी चाहिए, उसके बाद लिंग के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और दोनों की परिभाषाएं बहुत ही आसान है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषाएं उदाहरण सहित। परीक्षा में उदाहरण पूछता है तो ज़रूर लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अगर परीक्षा में पूछा है कि पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें तो आपको उदाहरण ज़रूर लिखना है। अगर उदाहरण नहीं पूछा है तभी भी आप लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले लिंग की परिभाषा। तो पाठ हमारी जो व्याकरण के है उसी के हिसाब से हम याद करेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं, ये हमारी परिभाषा है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ये आगे पीछे भी हम इसमें बोल सकते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इसमें आगे पीछे हो सकता है। आगे चलते हैं। ये दोनों परिभाषाएं किसके? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या परिभाषा है पुल्लिंग की? पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, पिता, मामा, मामी, लड़का, शेर आदि। तो पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को, वही शब्द जिनका हम प्रयोग पुरुष जाति के लिए करते हैं, जैसे हम मामा, मामी, दादा, दादी, अरे मामा, दादा, राजा, पिता, शेर, बेटा, ऐसे शब्द पुल्लिंग के उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग का परिभाषा एक बार देखते हैं। स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, माता, मामी, मौसी, दीदी, शेरनी। ये सब किसके लिए आते हैं? स्त्री जाति के लिए। तो ये उदाहरण हो गए। पहले परिभाषा फिर उदाहरण। तो फिर से हम लोग देखते हैं। आज हमने नया टॉपिक लिया, लिंग। इंग्लिश में इसको जेंडर बोलते हैं। तो हमें पता चला लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग
से हमें पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होती है? स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को, जिन शब्दों को हम स्त्री जाति के प्रयोग में लाते हैं उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये असल में क्या है? ये शब्द हैं जिसका हम प्रयोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए करते हैं। अगर वे शब्द जिन शब्दों का प्रयोग हम पुरुष जाति के लिए करते हैं उसको पुल्लिंग कहेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग हम स्त्री जाति के लिए करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति का पता चले, तो वो शब्द का रूप जिससे स्त्री जाति का पता चले या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे हम गाय बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग हो गया। अगर यही शब्द बैल होता तो बैल पुल्लिंग शब्द है। तो शब्द होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ठीक है। स्त्री या पुल्लिंग वो शब्द हैं जो हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराएं। बोध कराएं का मतलब पता चले, ज्ञान हो, जानकारी हो। तो आज का काम है आपका ये याद करना, परिभाषा याद करना। किसकी परिभाषा याद करनी है आपको? लिंग की। लिंग के भेद याद करने हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं और लिंग की परिभाषाएं, पुल्लिंग की परिभाषा और स्त्रीलिंग की परिभाषा। तो ये हमारा गृह कार्य है आज के लिए। कल हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कौन कौन से नियम लगते हैं। उसी तरह ठीक इसका उल्टा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, नियम क्या है, और तालिका, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तालिका याद करेंगे ताकि हम ये प्रश्न कर सकें। और एक और बात, व्याकरण मतलब ये नहीं कि हम केवल जो हमने हिंदी व्याकरण दीपिका से पढ़ा है उसी को व्याकरण कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है, पाठ के बाद शब्द अर्थ है, प्रश्न उत्तर है, उसके बाद भी हम व्याकरण हमें मिलेगा। तो व्याकरण 2 जगह से हमें मिल रहा है। पहला व्याकरण हमें मिल रहा है पाठ्य पुस्तक के बाद में, जो प्रश्न उत्तर के बाद जो अभ्यास प्रश्न हैं उसमें भी व्याकरण है। और हमारी एक अलग से बुक है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5, वहाँ से भी हमें व्याकरण मिल रहा है। तो दोनों ही व्याकरण के जब हम प्रश्न करेंगे तो दोनों जगह की बात करेंगे, हमें वहाँ भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलेगा। ये सूची बहुत लंबी है, जो तालिका है वो बहुत लंबी है, वहाँ पाठ के बाद में भी मिलेगा और यहाँ पे भी है, व्याकरण के पुस्तक में भी। तो आपको दोनों जगह से याद करना है, इनकी परिभाषाएं याद करनी है, तभी हमें समझ आएगा। तो आज का काम, आज का क्या गृह कार्य मैं दे रहा हूँ, आज का गृह कार्य है हमारा लिंग की परिभाषा याद करो। लिंग के प्रकार हमें पता होने चाहिए, 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित याद करना। तो याद करने का काम है आज का काम, मुख्यतः याद करने का ही है, समझने का ही है। और कल हम लोग क्या करेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम और फिर तालिका, जो पूरी लिस्ट दे रखी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये याद करेंगे, ठीक है। और फिर लिंगों की पहचान है, फिर अभ्यास प्रश्न है। तो आज का काम बस इतना ही है, परिभाषाएं याद करनी है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।